अच्छा, फैसल अपना सवाल दोबारा पूछो, मैं फिर आंसर करती हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि ये अराइवल टाइम पे होगा ना, इसमें हम प्रायोरिटी नहीं देखेंगे। अच्छा, आपका सवाल ये था कि मैंने जो असाइनमेंट दी थी उसके अंदर प्रायोरिटीज भी गिवन थी और मैंने सीपीयू शेड्यूलिंग के प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स दोनों अप्लाई करने को कहा था, ऐसा ही है? जी ठीक है। यस मैम। तो आंसर ये है कि जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आपने क्वेश्चन का आंसर रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखना होता है, ना कि गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके जो उर्दू यूनिवर्सिटी है उसके 5 फ्लोर हैं और 5 फ्लोर में हर फ्लोर पे 10 रूम्स हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितने रूम्स हैं, कितने फ्लोर्स हैं, आखिर में मैं कहूँ कि जी टाइम टेबल के हिसाब से 8:30 बजे आपकी क्लास 106 में होगी, ठीक है। अब जितने मर्जी रूम्स हो, जितने मर्जी डिपार्टमेंट्स हो, जितने मर्जी फ्लोर्स हो, आपका कंसर्न किस चीज़ से कि 8:30 बजे आपकी क्लास 106 में है। बिल्कुल इसी तरह जब आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन दिया गया, मैंने अराइवल टाइम दिया और मैंने प्रायोरिटी भी दी, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो एल्गोरिथम है उसके अंदर लॉजिक ये है कि जो प्रोसेस भी पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। दैट मैम केस में प्रायोरिटी नहीं देखी जाएगी, ठीक है। ठीक है मैम। अब ठीक है। इसी तरह जो आपका जैसे राउंड रॉबिन था, ठीक है, राउंड रॉबिन के अंदर आपके पास क्या था कि आपको टाइम क्वांटम गिवन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप टाइम क्वांटम के हिसाब से प्रोसेस को अगर टाइम के क्वांटम गिवन नहीं है तो आप खुद से टाइम क्वांटम डिफाइन कर लें, अदरवाइज टाइम क्वांटम के हिसाब से आप तमाम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाएंगे। अब अगर बात ये आती है कि अराइवल टाइम सेम हो तो फिर ऑब्वियसली आपने उन प्रोसेसेस में जो भी पहले आ गया उसे एग्जीक्यूट करवाना है, लेकिन अगर अराइवल टाइम डिफरेंट है तो फिर उस अराइवल टाइम को चेक करते हुए आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाएंगे। कल की क्लास में, परसों की क्लास में जो हमारी ए सेक्शन के साथ क्लास थी उसमें किसी स्टूडेंट ने पूछा कि ये समझ नहीं आया कि अराइवल टाइम जो है वो क्या कहते हैं, एक प्रोसेस का मतलब वो अराइव नहीं हुआ, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो वो एग्जीक्यूट होगा। आप मुझे खुद ये बात बताएं कि मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से देती हूँ कि मेरी मीटिंग है फैसल और हुमायूं के साथ, ठीक है। अब फैसल सी आ रहा है, सपोज कर लेते हैं कि फैसल की प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। मैंने टाइम दिया है 9 बजे का लेकिन फैसल आया ही नहीं, ठीक है, प्रायोरिटी ज्यादा है लेकिन वो आया ही नहीं और हुमायूं पहुंच गया है। तो डू यू थिंक कि मेरी मीटिंग फैसल के साथ स्टार्ट हो सकती है व्हेन ही हैज नॉट अराइव्ड? ओ मैम। नहीं मैम। नहीं हो सकता। मतलब प्रायोरिटी ठीक है किसी प्रोसेस की ज्यादा है या इक्वल है, लेकिन वो जब अराइव होगा उसके बाद ही वो एग्जीक्यूट होगा ना, ठीक है। यस मैम। चीजें यस हैं मैडम। जो लॉजिकली। ये ऐसे होगा ना कि पहले जैसे अगर 3 प्रायोरिटी वाला आ रहा है उसके बाद हम प्रायोरिटी बेस चेक करेंगे कि 3 वाला 0 पे अराइव हुआ, जी और उसके बाद जो 1 प्रायोरिटी है उसको मतलब हम सबसे पहले करेंगे, जिसका अराइवल टाइम भी उसके बाद होगा। हाँ जी, जिसका मैम जो प्रोसेस पहले आ गया अगर उसकी प्रायोरिटी कम भी है तब भी अगर वो पहले आया है तो ऑब्वियसली वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। अब अगर प्रीएम्प्शन है यस मैम। तो वो रुक जाएगा अगर कोई हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आएगा, और अगर नॉन प्रीएम्प्शन है तो फिर ऑब्वियसली वो प्रोसेस चलता रहे, वो नॉन प्रीएम्प्शन है तो वो प्रोसेस चलता रहेगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो रिमेनिंग प्रोसेसेस हैं उनकी उनकी प्रायोरिटी चेक होगी और फिर उनमें से जो हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा। मैम जी मैम जो असाइनमेंट में मेन क्वेश्चन था ना, वो ये आपने लिखा हुआ था कि ड्रॉ गैंट चार्ट फॉर ईच ऑफ द प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम। जी तो मैम मैं क्लियर ये नहीं हो रहा था कि मैम अब हमारे पास जो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव कुछ स्टूडेंट्स थे उन्होंने मतलब कि इंटायरली प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का एक एक गैंट चार्ट बनाया था। लेकिन मैम लेकिन हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव में तो दो आते हैं, एक आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और एक आता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और जो रिमेनिंग वंस हैं वो हमारे पास प्रीएम्प्टिव में आते हैं, प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग में। ऐसे ही है। बिल्कुल। तो मैम जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे और मतलब ऑब्वियसली मतलब गूगल से भी थोड़ी बहुत ही हेल्प हम लोगों को चाहिए थी,
जब हम गूगल पे करते हैं मैम तो हमारे पास वहाँ पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव का है उसके अंदर हमारे पास प्रायोरिटी भी यूज़ हो रही थी, उसके अंदर हमारे पास अराइवल टाइम भी यूज़ हो रहा था, उसके अंदर हमारे पास बस टाइम भी, मतलब बस टाइम तो यूज़ हो गई होगा। कंप्यूटर साइंटिस्ट यू आल्सो नो कि एल्गोरिदम्स मतलब एल्गोरिदम्स की हाइब्रिड स्ट्रेटजी भी यूज होती है, ठीक है। आपको ये बात पता है कि एक एल्गोरिदम जैसे एक आपने एक स्ट्रेटजी डिफाइन कर दी, ठीक है, लेकिन हर दफा जरूरी नहीं है कि वो एल्गोरिदम एज इट इज यूज हो। डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, आप ये देखते हैं कि क्या ऐसा है कि अगर मैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के साथ राउंड रॉबिन की स्ट्रैटेजी भी लगा दूं कि ठीक है शॉर्टेस्ट जॉब तो मैंने यूज करनी है, या शॉर्टेस्ट जॉब के साथ मैं प्रायोरिटी लगा दूं तो मेरे ज्यादा प्रोसेस, मुझे थ्रूपुट ज्यादा मिल जाएगा, मेरा वेटिंग टाइम कम हो जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम। अगर ऐसी चीज है तो मैं दो एल्गोरिदम्स का कॉम्बिनेशन कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये कोई मतलब ये गलत नहीं है। अगेन वही वाली बात कि मैं तो अगर मेरे से बात करें तो मैं कहती हूँ कि इस कंप्यूटर साइंटिस्ट कहता है कि कुछ भी गलत नहीं है, मतलब अगर वो डिपेंड करता है चीज़ें सिनेरियो पे, आपकी जो चीज़ें गिवन होती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स गिवन होती हैं, उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि आपने क्या करना है, ठीक है। सो अगर ये बात है कि आपने मिक्स एल्गोरिदम यूज किया तब भी ठीक है, मैंने ये भी कहा, लेकिन देखो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, आपने देखा होगा जब हमने फीडबैक क्यूज यूज किए थे तो उसके अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और राउंड रॉबिन दोनों यूज हुआ था, ठीक है। पहले क्यू में राउंड रॉबिन और दूसरे क्यू में जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। सो मिक्स्ड एल्गोरिदम्स भी यूज होते हैं एंड इट्स नॉट रॉन्ग, मगर आपका जो टास्क था वो ये था कि ठीक है आपने इसको अगर आपने ऐसा एल्गोरिदम यूज किया, एल्गोरिदम यूज करने के बाद आपने ये बताना है कि ये जो चीज आपने यूज की इसका क्या बेनिफिट हुआ। अगर आप प्रायोरिटी के बगैर यूज कर रहे थे या आप प्रायोरिटी के साथ यूज करें तो दोनों का कंपैरिजन करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि किस एल्गोरिदम ने बेटर परफॉर्म किया। ऑब्वियसली जिसका थ्रूपुट ज्यादा होगा, जिसका वेटिंग टाइम कम होगा, जिसका रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा होगा, वो बेहतर एल्गोरिदम होगा, ठीक है ना। बेसिक रीजन इस असाइनमेंट को देने का ये था कि आप एल्गोरिदम्स का कंपैरिजन कर सकें कि किस तरह, मतलब ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो लेक्चर का क्वेश्चन था उसमें ना उसने हर उसके लिए एक डिफरेंट सिनेरियो यूज किया हुआ था, ठीक है, तो कंपेयर करना मुश्किल था। लेकिन अब अगर आपने अपनी असाइनमेंट में सेम क्वेश्चन को डिफरेंट तरीकों से यूज करके देखा होगा तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है। और मैम बात सुने, जी जी सुनाएं। मैम ये जो आपने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था इसमें P1 का अराइवल टाइम 0 था, ये P1 पहले एग्जीक्यूट हुआ 1 सेकंड तो साथ ही P2 आ गया क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी। P2 जब एग्जीक्यूट हुआ तो इसके बाद मैम जो प्रायोरिटी जिस की ज्यादा थी वो P5 की थी। तो अब मैम P2 के बाद P5 ने आना है या दोबारा P1 भी आ सकता है, दोबारा एग्जीक्यूट हो सकता है? जो P1 है उसकी प्रायोरिटी मैम कम है। अगर उसकी प्रायोरिटी कम है तो फिर तो P1 एग्जीक्यूट नहीं हो सकता ना। हमेशा जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मुझे असाइनमेंट का एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ कि जैसे P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है। अब P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, उसकी प्रायोरिटी सपोज कर लेते हैं कि 3 थी, ठीक है। P2 आ गया, P2 की प्रायोरिटी 2 थी, P2 स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद P3 आ गया, P3 की प्रायोरिटी 1 है। अब अगर P3 की प्रायोरिटी 1 है तो ऑब्वियसली P1 या P2 स्टार्ट नहीं हो सकते, फिर P3 ने स्टार्ट होना है। जब P3 खत्म होगा तो वो चेक करेगा कि जो वेटिंग प्रोसेसेस हैं उनमें किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है तो P2 पहले एग्जीक्यूट होगा, और अगर P1 की प्रायोरिटी ज्यादा है तो P1 पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सही है मैम जी। और किसका क्वेश्चन था? मैम एक लास्ट क्वेश्चन। जी जी पूछें आप। ये जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद राउंड रॉबिन था मैम, इसमें आपने कहा था कि जिनकी प्रायोरिटी सेम होगी उनके दरमियान सिर्फ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। बिल्कुल। लेकिन मैम जो हमारे पास आपने एग्जांपल वो असाइनमेंट दी थी उसमें किसी की प्रायोरिटी सेम नहीं थी, तो ये कैसे, ये वाला तो एल्गोरिथम फिर कैसे कॉन्टेक्स्ट अप्लाई होगा स्विचिंग उसमें? नहीं होगी, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग सिर्फ उसी वक्त हो सकती है
जब दो प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम हो। अगर प्रायोरिटी सेम नहीं है तो फिर ऑब्वियसली जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है वो पूरा एग्जीक्यूट होगा। मैम फिर वो तो नॉन प्रिमिटिव बनेगा ना? नॉन प्रीएम्प्टिव नहीं, देखिए नॉन प्रीएम्प्टिव कैसे बनेगा, मेरी बात सुनो ना। नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है और प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है। नॉन प्रीएम्प्टिव कैसे होगा कि अगर एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो कंप्लीट होने के बाद ही वो प्रायोरिटी चेक करेगा। और प्रीएम्प्टिव कैसे होगा कि अगर वो प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। चल रहा है, ठीक है, और बीच में कोई दूसरा प्रोसेस जो हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है वो आ जाता है, तो ऑब्वियसली वो प्रोसेस रुक जाएगा और हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। उसमें टाइम क्वांटम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक प्रोसेस मतलब तमाम प्रोसेसेस की जो प्रायोरिटी मतलब क्योंकि उनकी प्रायोरिटी जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए टाइम क्वांटम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टाइम क्वांटम की जरूरत सिर्फ उस वक्त पड़ेगी जब दो प्रोसेसेस की प्रायोरिटी सेम होगी। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है मैम, समझ आ गई। और कोई क्यूरी? मैम ये जो आपने बोला था कि प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों के फॉर ईच एल्गोरिथम हम लोगों ने गैंट चार्ट बनाना है और उसका कंपैरिजन करना है, कि इसमें हम लोगों ने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सारा तो हम लोगों ने डील करना था। जी जी बिल्कुल। ओके। जी, और कोई क्यूरी? मैम आज मैं भी आपके साथ लास्ट क्लास हो तो फिर इसमें हमें ये बता दीजिएगा कि पेपर में कौन कौन से चैप्टर एक्सक्लूड करवाएंगी। आज कि लास्ट आपने क्लास बोला क्यों था कि होगी? मैम नेक्स्ट वीक में मैम थोड़े ना क्लास में एग्जाम की तैयारी करनी है नहीं क्योंकि नहीं, कंजक्टिव मेमोरी पेपर्स मैनेजमेंट हैं। का चैप्टर पढ़ाना है, बहुत जरूरी है। ओके मैम मैम, ठीक है मैम, पढ़ा देना। रविदास, ठीक आप है तो यार पहली प्लीज। क्लास में आए हो बेचारे, ये तो मुझे पिछले कोई 12 13 14 लेक्चर से बर्दाश्त कर रहे हैं। आप तो पहली क्लास में आए हो इसलिए कह रहे हो हैं। नहीं नहीं मैम, मैं यहाँ पे नेट इश्यू थे इसलिए आज अवेलेबल है तो मैंने क्लास ले ली। सही। मैंने कहा मैम ये की क्लास की अब जो मैं पहली लूंगा। क्लास ले रहा है वो तो क्या कहना क्लास ले लो, जो बेचारे शुरू से ले रहे हैं वो उनका क्या कसूर है? मैम मैम आप मैम क्लास मैंने लेने को में भी बोली। मसला नहीं है। मैम मेरी बात सुने ना। जी जी मैम सुनिए। क्लास लेने में भी मसला नहीं है, सिर्फ ये कि कंजक्टिव पेपर्स आ रहे हैं, सबका कोर्स काफ़ी ज़्यादा है तो फिर हम लोग को तकरीबन पूरा वीक चाहिए होगा। एक सब्जेक्ट के लिए एक दिन तो चाहिए मिनिमम हम लोगों को। बिल्कुल तो चाहिए। फिर इसके लिए हम आए हो, लेकिन ना मुझे लगता है कि मेमोरी मैनेजमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक और हमें करना पड़ेगा। ये कर लेते हैं कि उसमें से जो बहुत इसेंशियल चीज़ें हैं ना वो आपको करवा देती हूँ, ठीक है। और ठीक है लेकिन ये कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब वो ना आता है पेपर्स में और जगह ठीक है जगह मैम, पढ़ा देखूंगा। के जो चैप्टर्स है ना वो मैं एक्सक्लूड करवा दूंगी। अरे यार एक के लिए बात करने दे। मैम आपका पेपर भी फर्स्ट पेपर है हमारा, डेट शीट कोई पुराने मिड टर्म्स वाली है, सिर्फ डेट मतलब ये फाइनल टर्म्स है और वो मिड अच्छा, टर्म्स है। जो तो फिर तो बहुत मैम आसान बात है। स्केड्यूल सबसे पहले सबसे अच्छा पेपर टेक्निकल पेपर पहले हो जाएगा। मैम वो ना कोर्स मैम कम कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में ज्यादा ना पढ़ाइएगा। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, मेरी बात सुनो। एक पेपर होगा ये डेडलॉक से रिलेटेड, एक क्वेश्चन होगा डेडलॉक से रिलेटेड, एक पेपर होगा शेड्यूलिंग से रिलेटेड, एक क्वेश्चन होगा मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। और आराम से क्वेश्चन हो क्या जाएगा। होगा? हाँ, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन होगा क्या वो तो होगा? अब वो तो पेपर वाले दिन पता चलेगा ना। ओके। मैम ये मंडे वाली क्लास लास्ट मंडे को तो नहीं क्लास है, वेनेसडे और थर्सडे को है। वेनेसडे को दोनों कंबाइन ले लो, ए और बी सेक्शन। यस मैम, जो भी है मैम ये बस लास्ट यस मैम, क्लास कर ले मैम, बस ठीक है खत्म मैम। करें। ठीक है, चले मैं ना मैम मेमोरी मैनेजमेंट को बहुत छोटा करके उसकी स्लाइड्स कम करके फिर आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। वो यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन ये कि मेन चीज़ें उसकी बता दूँ। ठीक है। ठीक है मैम। आप लोगों ने पेपर की तैयारी इसी तरह करनी है जैसे टेक्निकल क्वेश्चंस है ना, मतलब अभी आपने एक क्वेश्चन असाइनमेंट का ये डेडलॉक्स का सॉल्व किया होगा, किया है? कौन सा मैम? डेडलॉक की असाइनमेंट मैंने दी थी, नहीं दी? मैम सीपीयू है। अच्छा, डेडलॉक का भी क्विज लूंगी ना तो खुद ही समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद सीपीयू शेड्यूलिंग का भी आपको क्वेश्चन करवा दिया है, तो मेरा ख्याल है अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह इसका क्वेश्चन आ सकता मैम है। इस दफा पेपर इजी बनाइएगा मैम। मिड टर्म का भी आसान था। मैम मुश्किल था वो मैम। मैम इस दफा है भी ये सारे टॉपिक्स
प्रैक्टिकल हैं सारे, कंसेप्ट बेस हैं, इसलिए इजी मैंने बनाइएगा मैम, ज्यादा मैंने कॉम्प्लिकेटेड ना बनाइए। लास्ट क्लास में तो वो बात की कि क्या कहते हैं उसे, अगर आप टाइम कम खा लो, अगर आप पेपर का टाइम ज़्यादा लेते हैं तो पेपर मुश्किल होगा, अगर आप पेपर का टाइम कम लेते हैं तो पेपर आसान होगा। ये तो सारा डिपेंड करता है ना सिनेरियो पे कि आप मैम ये प्रोपोर्शन मैम ये तो फिर नहीं, ये क्वेश्चन मैम ठीक नहीं है मैम। अब देखो ना, आप समटाइम्स मैम डिग्री बेचनी तो नहीं है ना, डिग्री देनी है उन लोगों को जो वाकई डिजर्व करते हैं। यू प्रूव योर सेल्फ। मैम फिर आप नॉर्मल पेपर बना देना, टाइम को फिर छोड़ दें, टाइम की बात है। टाइम देखो, आसान सा पेपर बनाऊंगी कम टाइम में कर लो, और मुश्किल सा पेपर बनाऊंगी अगर आप कहते हो कि जी 24 घंटे चाहिए, तो फिर तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता कि बहुत आसान सा पेपर। मैम आपके माइंड में मिनिमम टाइम कितना है, आसान पेपर के लिए कितना टाइम है और 2 मुश्किल घंटे। पेपर के लिए कितना टाइम है? 2 घंटे। नो मैम, 2 घंटे में तो बड़ा मसाइल है। 4 2 घंटे घंटे कर के लो। तो हमें मैम और 4 घंटे कर लें आप इजी पेपर के लिए मैम। ठीक है। 4 घंटे तो प्रोफेसर हम लोगों ने मैम को 1 बजे 1:30 पर मेन पेपर सबमिट करवाया था, 30 मार्क्स के पेपर था। अल्लाह की मतलब डील करने बैठे और सारी बातों को माइंड में रखते वो हुए। पेपर ऐसा ही होगा ना जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग वाला क्वेश्चन था, बैंकर्स एल्गोरिथम का क्वेश्चन होगा, तो इसको सॉल्व करने में 4 घंटे इज मोर देन इनफ। और यू मैम? बस मैम पेपर इजी बनाइएगा। बस मैम यही है, पेपर आसान बनाना, टाइम टाइम आपकी मर्जी का और पेपर हमारी मर्जी का। मैम ये पेपर ईमेल पे सॉल्व करना पड़ेगा? जैसे मिड टर्म सॉल्व किया था वैसे। ठीक ठीक मैम मैम। उसमें मैम वहाँ पे अगर ये आ गया ये गैंट चार्ट वगैरह बनाना, तो ये कैसे बनाएंगे मैम वहाँ पे गूगल फॉर्म पे? करते हैं आपने ना, चलो वो मैं आपको सिखा दूंगी आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन ठीक मैम है एक मैम। और चीज़ भी है ना, अगर आप इसको इस दफ़ा थोड़ा टाइम लगेगा। चेंज कर दें, मतलब अगर हम लोग आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर दें हैंड रिटन करके, तो ये ठीक है मैम। पीडीएफ फाइल चलो मैम ये कर दें क्योंकि इसमें सॉल्व बड़ा करो, मसला होता है। पता चले हर स्टूडेंट खुद सॉल्व करे। ठीक है मैम। ये पीडीएफ फाइल तो कॉपी पेस्ट होती रहेंगी, कौन देखेगा? नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं होता, ऐसे ही हर होगा। किसी की राइटिंग डिफरेंट होगी ना। चलो इसको सोचते हैं, इसको सोचते हैं। ठीक है। ठीक है। अब आज के लेक्चर स्टार्ट का करें। टॉपिक क्या है? हम डेडलॉक्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ था ना? बैंकर्स एल्गोरिथम तक पढ़ा था बच्चों? यस मैम। मैम अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमने बात की कि डेडलॉक को अवॉइड कैसे किया जा सकता है। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो उसमें हम ये बात कर रहे थे कि हम डेडलॉक आने ही ना दें। दो तरीके हैं ना, कि या तो डेडलॉक को अवॉइड कर लिया जाए, ठीक है, मतलब कि उसको अकर ही ना होने दिया जाए। आपको याद होगा कि हमने बात की थी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ अगर आप बना लें तो होगा क्या कि जैसे ही साइकिल अकर होने लगेगा तो आप उस साइकिल को अकर नहीं होने देंगे, क्योंकि वो साइकिल आइडेंटिफाई करता है कि डेडलॉक हो रहा है। यानी अगर कोई ऐसा प्रोसेस रिसोर्स मांग रहा है जिसकी वजह से साइकिल अकर हो रहा है, तो आप वो वाला जो क्लेम है उसे रिक्वेस्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो क्या होगा कि उसका मतलब ये होगा कि अब डेडलॉक अकर नहीं होगा, ठीक है। या तो वो प्रोसेस अपनी रिसोर्सेज छोड़ेगा, या फिर वो उसको वो रिक्वेस्ट उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक जो उसकी रिक्वायर्ड रिसोर्स है वो अवेलेबल ना हो, ठीक है। लेकिन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आसान तो बहुत है, लेकिन हम उस वक्त कामयाब है जब आपकी तमाम रिसोर्सेज का सिंगल इंस्टेंस हो। फिर हमने देखा था कि अगर आपकी रिसोर्सेज के मल्टीपल इंस्टेंसेस हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि अब जो सिस्टम्स चल रहे हैं, अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनमें एक रिसोर्स अगर एक ही प्रोसेस यूज करे तो काम ही नहीं चलता। तो अब हर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इन रिसोर्सेज के मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं। तो अगर रिसोर्सेज के मल्टीपल इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं तो फिर आप क्या करते हैं कि आप प्रोसेस का यानी कि आप बैंकर्स एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं। बैंकर्स एल्गोरिदम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको प्रायर इंफॉर्मेशन हो तमाम प्रोसेसेस की कि उनको मैक्सिमम रिसोर्सेज कितनी चाहिए होंगी, कौन कौन सी चाहिए होंगी, और फिर आप अवेलेबल रिसोर्सेज की बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं कि किस प्रोसेस ने पहले एग्जीक्यूट करना है,
प्रोसेसेस का सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन आप डिसाइड कर लेते हैं, वो सीक्वेंस के जिसके अंदर डेडलॉक अकर नहीं होगा, जिसे आप कहते हो सेफ सीक्वेंस, ठीक है। और फिर आप प्रोसेसेस को उन, यानी अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं तो आप प्रोसेसेस को उस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करवाते हो ताकि डेडलॉक अकर ना हो। अब दूसरी सूरत ये है कि ऑब्वियसली इट इज टाइम कंज्यूमिंग, और दूसरी बात ये कि आपको हर प्रोसेस की तमाम रिक्वायरमेंट्स का पता होगा, तभी आप बैंकर्स एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप, अगर आपके पास रिसोर्सेज अगर आप, दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप डेडलॉक को अकर होने दें, यानी डेडलॉक अकर हो जाए तो उसके बाद आप उसे डिटेक्ट करें थ्रू डिटेक्शन एल्गोरिथम और फिर उसकी रिकवरी स्कीम निकालें, ठीक। अब अगर आपकी सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप है, यानी हर रिसोर्स का एक ही इंस्टेंस है, तो आप क्या करेंगे, आप वेट फॉर ग्राफ मेंटेन करेंगे। इससे पहले आपने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पढ़ा था, जिसके अंदर आपके पास एक ग्राफ के अंदर प्रोसेसेस और उनकी रिसोर्सेज दोनों मेंशन थी। अब अगर आपने डेडलॉक को डिटेक्ट करना है और उसके बाद उसकी रिकवरी करनी है, तो उसके लिए जो ग्राफ यूज होता है दैट इज वेट फॉर ग्राफ। इसमें आपके पास जो प्रोसेसेस हैं वो आपके नोड्स होते हैं। periodically invoke an algorithm that searches for a cycle in the graph. If there is a cycle, there exists a deadlock. An algorithm to detect a deadlock in a graph requires an order of n square operations where n is the number of vertices in the graph. अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ये बेसिकली आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ था, जिसमें अगर मैं इस एरो की बात करूं तो ये एरो शो कर रहा है कि ये resource T5, R3 is allocated to T5, R1 is allocated to T2 and T1 is requesting for R1, ठीक है। So basically जो outgoing arrow है resource से, वो ये show करता है कि resource इस task को allocated है, और जो ingoing arrow है वो ये show करता है कि ये task जो है इस R1 की request कर, ठीक है। अब अगर साइकिल अकर हो जाता है तो आप कहते हैं, आप साइकिल को अकर नहीं होने देते और आप कह देते हैं कि जी डेडलॉक आ जाएगा। लेकिन जो हमारा डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम है दैट इज वेट फॉर ग्राफ। इस वेट फॉर ग्राफ में सिर्फ टास्क्स होते हैं, इसमें या प्रोसेसेस होते हैं, इसमें रिसोर्सेज नहीं होते। ये बेसिकली ये शो करता है कि टास्क 1 जो है वो टास्क 2 का वेट कर रहा है कि वो कंप्लीट हो, टास्क 2 जो है वो T5 का वेट कर रहा है कि वो कंप्लीट हो, टास्क 2 T3 का वेट कर रहा है, T3 T4 का वेट कर रहा है और T4 T1 का वेट कर रहा है। साइकिल अकर हो रहा है, इसका मतलब है डेडलॉक आ चुका है। और अब हमें इनमें से किसी एक, अब अगर डेडलॉक आ गया है, पहले तो ये डिटेक्ट कर लिया कि डेडलॉक है या नहीं है, ठीक है। जब साइकिल अकर हो गया, डेडलॉक अकर हो गया, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हम कह रहे थे हम साइकिल अकर ही नहीं होने देंगे। वंस अगर साइकिल बन रहा है तो हम वो जो क्लेम, पहले हम क्लेम करते हैं और फिर उसे रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो क्लेम रिक्वेस्ट में कन्वर्ट होगी ही नहीं। लेकिन जब वेट फॉर ग्राफ है तो इसमें हम साइकिल अकर होने देते हैं, और साइकिल अकर होने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमने उस प्रोसेस, जो प्रोसेसेस डेडलॉक अकर कर रहे हैं उनके साथ क्या काम करना है, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेडलॉक डिटेक्शन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस। अवॉइडेंस के अंदर हम डेडलॉक अकर होने ही नहीं दे रहे, और अवॉइडेंस के लिए हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यूज कर रहे हैं। और डेडलॉक जो क्या कहते हैं डिटेक्शन है, उसके लिए हम वेट फॉर ग्राफ यूज कर रहे हैं, इफ्रा। और वेट फॉर ग्राफ यूज कर रहे हैं, और जो वेट फॉर ग्राफ है उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टास्क है, ठीक है। और उसमें हम साइकिल अकर होने देते हैं, और जब साइकिल अकर हो जाता है तो फिर हम उस डेडलॉक की प्रिवेंशन करते हैं, ठीक है। अब इस, अगर हमारे जो सिंगल रिसोर्स हो तो फिर हम वेट फॉर ग्राफ यूज करते हैं, और अगर मल्टीपल रिसोर्सेज हो, एक रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस हो, तो फिर हम डिटेक्शन एल्गोरिथम यूज करते हैं। डिटेक्शन एल्गोरिथम के अंदर भी हमारे पास अवेलेबल, एलोकेशन और रिक्वेस्ट, इसी तरह अवेलेबल का अरे गिवन होगा जिसमें आपके पास जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं वो आप बताएंगे, फिर एलोकेशन के कितनी रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं, और रिक्वेस्ट, एक प्रोसेस कितने रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है।
ये बेसिकली एल्गोरिदम है और ये एल्गोरिदम जो है वो m/n² ऑपरेशंस यूज करता है टू डिटेक्ट। अब आप देखें कि अगर आप याद करें तो जो आपका बैंकर्स एल्गोरिदम था इस स्लाइड में, मैम हाँ जी 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 मैम एक वो स्लाइड नंबर 9 और 10 पे जाइएगा मैम। वहां पे आपने बताया था कि डेडलॉक विद साइकिल और विद नो साइकिल, जी जी वो थोड़ा सा समझ नहीं आया था वो मैम। हाँ, ये मैंने एक ही स्लाइड ऊपर है बना दी है। शायद। अब मैं इसको यहाँ पे कंपेयर, ये अलग अलग स्लाइड्स पे था, इनको मैंने एक ही स्लाइड पे कर दिया ताकि कंपैरिजन आसान हो। अब अगर यस मैम, ये नहीं समझ आया था मैम। मैं आपको समझा देती हूँ, बेसिकली आपके पास ये दोनों रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स हैं, ठीक है। अब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स हैं और इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में डेडलॉक अकर हो रहा है क्योंकि साइकिल है। कैसे? आप देखो कि T1 है, ठीक है, T1 को रिसोर्स 1 चाहिए, ठीक है, और रिसोर्स 1 एलोकेटेड है T2 को, ठीक है, और T2 जो T2 को रिसोर्स 1 भी एलोकेटेड है, ठीक है, और जो रिसोर्स 2 है वो T1 को एलोकेटेड है, ठीक है। T1 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 की, ठीक है, और R1 एलोकेटेड है T2 को, ठीक है, और मैम T2 को R2 भी एलोकेटेड है। ठीक, पहले मेरी बात सुनो। अब T2 R3 की रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे साइकिल नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पे देखो कि T2 रिक्वेस्ट कर रहा है R3 की और R3 जो है वो T3 के पास है, ठीक है, और T3 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 की और R2 जो है वो T2 के पास है, ठीक। अब ठीक है मैम। अगर T3 को जो रिसोर्स चाहिए वो T2 के पास है और T2 को जो रिसोर्स चाहिए वो T3 के पास है, ठीक है। डेडलॉक अकर हो जाएगा, ना T2 अपनी रिसोर्स छोड़ेगा ना T3 अपनी रिसोर्स छोड़ेगा। इस केस यस में मैम। देखो कि आपको आपका T1 जो है वो R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है और R1 एलोकेटेड है टू T2। इसका मतलब ये है कि T2 मतलब किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अगर रिसोर्स 1 को छोड़ देगा तो T1 को R1 मिल जाएगा, यस मैम। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर T3 R1 को नहीं भी छोड़ता तो T2 तो छोड़ सकता है ना, यस मैम, छोड़ सकते। तो डेडलॉक अकर नहीं होगा। इसी तरह अगर आप इसकी बात करें, इसमें साइकिल है लेकिन इसमें डेडलॉक नहीं है। अगर आप इसकी बात करें तो T1 यानी कि T1 ने R2 लिया हुआ है, ठीक है, और T3 R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है। अब अगर T1 R2 को नहीं छोड़ता, T4 तो छोड़ सकता है ना। यस मैम। तो इस वजह से डेडलॉक अकर नहीं होगा, मतलब चांसेस हैं लेकिन डेडलॉक अकर नहीं होगा, क्योंकि अगर T3 नहीं छोड़ा तो T4 छोड़ देगा, T3 नहीं छोड़ा तो T2 छोड़ देगा, रिसोर्स अवेलेबल हो जाएगी T1 को, ठीक है। सो डेडलॉक अकर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे T3 ने वो रिसोर्स ली हुई है जो T2 को चाहिए और T2 ने वो रिसोर्स ली हुई है जो T3 को चाहिए, ठीक है। अब R3 का है ही सिंगल इंस्टेंस और वो इन दोनों के दरमियान कंपटीशन है ना, तो फिर क्या होगा कि डेडलॉक अकर होगा, ठीक है। अगर R3 ठीक है के मैम। 2 इंस्टेंसेस होते और वो दूसरा इंस्टेंस किसी और टास्क के पास होता तो ऑब्वियसली डेडलॉक अकर ना होता। लेकिन क्योंकि इसके पास वो रिसोर्स है जो इसको चाहिए और इसके पास वो रिसोर्स है जो इसको चाहिए, तो डेडलॉक अकर हो जाएगा, ठीक है मैम, समझ आ गई। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। आगे चलूं? यस मैम। अच्छा, हम बात कर रहे थे अच्छा
हमने पहली बात कर ली कि अगर रिसोर्स का सिंगल इंस्टेंस है तो आप वेट फॉर ग्राफ बना सकते हैं। वेट फॉर ग्राफ का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ m बाय n स्क्वायर है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा है कि आपने अगर डेडलॉक को डिटेक्ट करना है तो जितने नोड्स हैं और उन नोड्स को फिर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आपने चेक करना है, तो आपका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वो O ऑफ m बाय n स्क्वायर लगेगा, ठीक है। आप कह तो रहे हैं कि ठीक है जब डेडलॉक अकर होगा तभी देखेंगे, जब कोई मुश्किल आएगी तभी देखेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना ट्रैफिक सिग्नल पे, अगर सिग्नल चल रहा है तो ट्रैफिक नॉर्मली चल रही होती है, लेकिन अगर सिग्नल बंद हो जाए तो सिग्नल बंद ही रहता है अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो जाए लोगों के दरमियान और मतलब लोग कंप्लेन करें, फिर वो ख्याल आता है कि यार वाकई ये सिग्नल जो है इसे चलना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अदरवाइज वो ख़राब ही रहता है फॉरएवर। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी आप यही कह रहे हैं कि जी डेडलॉक अक्कर हो जाए और जब अक्कर होगा फिर देखेंगे कि उसका क्या सोल्यूशन निकालना है, लेकिन पहले उसे अक्कर होने दो, जब वो अक्कर हो जाएगा फिर उसको देखेंगे। दूसरा आपके पास है डिटेक्शन एल्गोरिथम। डिटेक्शन एल्गोरिथम में अब आप सपोज कर लें आपके पास 4 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि हमने ये बात की थी कि जो अवेलेबल इंस्टेंसेस सबसे पहले आप जो है वो क्या कहते हैं ये चेक कर लेते हैं कि आपके अवेलेबल क्या है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि जब हमने बैंकर्स एल्गोरिथम अप्लाई किया था हमने कहा था कि हम सेफ सीक्वेंस